We have done chapter national movement, and today we will discuss different forms of questions that are given at the back, side by side and with exercises. ठीक है? First of all, why were people dissatisfied? Listen carefully. Why were people dissatisfied with British rule in the 1870s and 1880s? मीन्स आपने इन 10 सालों में क्या क्या हुआ 1870 से लेके 1880 तक. वाई इंडियंस वर नॉट हैप्पी, वाई इंडियंस वर डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल. इंडियंस क्यों ब्रिटिश रूल से डिससेटिस्फाइड थे इन 10 सालों में, ऐसा क्या हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्म्स एक्ट पास किया था ब्रिटिश ने. ठीक है, आर्म्स एक्ट इन 1878. लिसन केयरफुली फर्स्टली एंड देन यू विल राइट. Then Vernacular Press Act was also passed in the same year in 1878. Then Ilbert Bill भी पास हुआ था. तो उसको विड्रॉ जब ब्रिटिश ने किया तो विड्रॉ के कारण जो थे इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश से नाराज हो गए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will write like this, that people were dissatisfied with the British rule in 1870s and 1880s because of the following reasons. You know the reasons very well. First of all, तो you will write the Arms Act. ठीक है, तो साथ में आपको इसका ईयर पता होना चाहिए. The Arms Act was passed in 1878 by the British. By this act, and you know it very well ना, the Arms Act was passed in, heading up बनाओगे the Arms Act, अब इसमें आप लिख दोगे this act was passed in 1878. By this act, Indians were not allowed to keep arms. इंडियंस को आर्म्स रखने की परमिशन नहीं दी गई थी बाय द ब्रिटिश. इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कीप आर्म्स विद देम. ब्रिटिश को तो अलाउ किया था आर्म्स रखने के लिए, whereas इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कीप आर्म्स विद देम. बाय दिस एक्ट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कीप आर्म्स विद देम. इंडियंस अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे. ठीक है, एक तो ये. नेक्स्ट आप कहोगे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट. फिर आप इसमें बताओगे दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1878. सेम ही ईयर 1878 सेम ईयर है. अब इसमें आप बता दोगे बाय दिस एक्ट इन न्यूज़पेपर्स इन वर्नैकुलर लैंग्वेजेस. ब्रिटिश ऐसे लिखो, न्यूज़पेपर्स विच वर इन वर्नैकुलर लैंग्वेजेस. न्यूज़पेपर्स विच वर इन वर्नैकुलर मीनिंग पता है ना, कॉमन. वर्नैकुलर का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेजेस. तो वो तो ब्रिटिश को आती नहीं थी, ब्रिटिश को तो इंग्लिश आती थी. न्यूज़पेपर्स विच वर इन वर्नैकुलर लैंग्वेजेस वर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग दैट स्पॉइल द इमेज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. लिसन अगेन. आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878. बाय दिस एक्ट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कीप आर्म्स विद देम. Next, Vernacular Press Act. This act was passed in 1878 in the same year. And by this act, newspapers in vernacular languages. Vernacular का आपको meaning आना चाहिए common. Newspapers in vernacular languages were not allowed to write anything that spoil the image of British government. Vernacular languages के जितने भी newspaper थे ना, वो ऐसा कुछ नहीं लिख सकते थे जिससे ब्रिटिश के इमेज को spoil किया जा सके. But if they wrote, अगर वो लिखते, then British confiscated the machinery and seized the press. British machinery छीन लेती थी and press बंद कर देती थी. Listen again. Vernacular Press Act. This act was passed in 1878. By this act, newspapers in vernacular languages were not allowed to write anything that spoil the image of British government. If they wrote, फिर भी अगर उनमें लिखा जाता, then machinery of the newspapers was confiscated by the British. British उनकी मशीनरी छीन लेते and press was seized. प्रेस को बंद कर दिया जाता था. ठीक है. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर थे ना, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ नहीं लिख सकते थे. अगर कोई लिखता तो मशीनरी ऑफ दैट न्यूज़पेपर्स वाज कॉन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश एंड प्रेस वाज सीज्ड. SEIZED.
आर्म्स एक्ट पास हुआ, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ, देन आपका हेडिंग बन जाएगा इल्बिट बिल। इल्बिट बिल एक हिसाब से तो इल्बिट बिल इक्वालिटी लेके आया था, बट ब्रिटिश को इसको विथड्रॉ करना पड़ा था, विथड्रॉ किया था उन्होंने, इसे वापस लिया था। इल्बिट बिल, अब इसमें आप बताओगे दिस बिल provided for the trial of British or European persons. This bill provided for the trial of British or European persons by Indians and brought equality between British and Indian judges in the country. This act provided the trial for this bill provided for the trial of British or European persons by Indians and brought equality between British and Indian judges in the country. इसके अकॉर्डिंग पता है क्या किया था उन्होंने कि अगर कोई ब्रिटिश भी क्राइम करता है ना तो उसके केसेस इंडियन जजेस की कोर्ट में जा सकते हैं। ब्रिटिश एंड यूरोपियन पर्सन्स के केसेस इंडियन जजेस की कोर्ट में जा सकते थे इस इल्बिट बिल के अकॉर्डिंग। तो एक हिसाब से इक्वालिटी लाया था इंडियन एंड ब्रिटिश जजेस में। दिस इल्बिट बिल जो था ना provided for the trial of British or European persons by the Indians and brought equality between British and Indian judges in the country. Equality लेके आया था Indian and British judges में, but this was not tolerated by the British people. This was not tolerated by the British people and they protested. This was not tolerated by the British people and they forced their government, protested, leave it, and they forced their government, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को फोर्स किया था to withdraw this bill. This was not tolerated by British people and they forced their government to withdraw this bill. इस बिल को withdraw करो। Government has to withdraw the bill and this showed the racial attitude of the British in India. इल्बिट बिल के अकॉर्डिंग यूरोपियन एंड ब्रिटिश पर्सन्स जो थे दे वर उनके केसेस किधर जा सकते थे? देयर केसेस कुड बी गो टू द कोर्ट ऑफ इंडियन जजेस एंड दिस बिल ब्रॉट इक्वालिटी, बट दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय, किससे टॉलरेट नहीं हो रहा था? ब्रिटिश पीपल से, एंड दे डिमांडेड टू विथड्रॉ दिस बिल. Government had to withdraw this bill. Government को इस बिल को withdraw करना पड़ा and this showed the racial attitude of the British in India. तो due to these three reasons जो Indians थे ना वो British से नाराज थे. Is it clear? 1870 से लेके 1880 तक क्यों Indians, ऐसा क्या हुआ था इन 10 सालों में कि इंडियंस जो थे दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्म्स एक्ट पास हुआ था 1878 में. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कीप आर्म्स विद देम. एक तो इस बात को लेके इंडियंस नाराज थे. सेकंड, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878. बाय दिस एक्ट न्यूज़पेपर्स इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस were not allowed to write anything that spoiled the image of the British government. If they wrote, their machinery was confiscated by the British and press was seized. Next, इल्बिट बिल. अब इसमें बताओ कि इल्बिट बिल provided for the trial of British and European persons by Indians, and this brought equality between British and Indian judges. This brought equality between British and Indian judges, but this was not tolerated by white people or British people, and they forced their government to withdraw this bill. Government had to withdraw this bill
and this showed the racial attitude of the British in India. So these were the three reasons why Indians were dissatisfied with the British. Now is it clear? 1878 70 से लेके 1880 तक ऐसा क्या हुआ कि इंडियंस जो थे they were dissatisfied with the British. इंडियंस क्यों नाराज थे ब्रिटिश से? Next, why did who did Indian National Congress wish to speak for? Who did Indian National Congress wish to speak for? अब आपको इसमें बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस विश्ड टू स्पीक फॉर एंटायर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया. इंडियन नेशनल कांग्रेस wished to speak for entire people belonging to different communities of India. इंडियन कांग्रेस सबके लिए लड़ी थी, सबके लिए आवाज उठाई थी. इंडियन कांग्रेस ने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था. सबके लिए आवाज उठाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबके लिए थी ये. इंडियन नेशनल कांग्रेस विश्ड टू स्पीक फॉर, सबके लिए बोली थी वो कांग्रेस, सबके लिए फाइट की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. इंडियन नेशनल कांग्रेस विश्ड टू स्पीक फॉर एंटायर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया. तो इसने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था. देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन एक्सेट्रा. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था, सबके लिए, एंटायर पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, सबके लिए ये इसने आवाज उठाई थी, सबके राइट्स के लिए लड़ी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. नो इज इट क्लियर? इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर एंटायर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया. नो इज इट क्लियर? डिफरेंट कम्युनिटीज, maybe Hindu, maybe Muslim, different communities of India. Economic impact of the First World War on India. अब एक मिनट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिसन केयरफुली. You know it very well. India had no enmity with any country during the First World War. इंडिया की कोई पार्टी नहीं थी या कि किसी के साथ कोई एनमिटी नहीं थी. बट इंडिया वाज कॉलोनी ना, किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिश की. ठीक है, तो इंडियंस वर फोर्स्ड टू ज्वाइन दिस वॉर. इंडियंस को फोर्स किया गया था. दे वर फोर्स्ड, इंडियन पीजेंट्स, वर्कर्स, दे वर फोर्स्ड टू ज्वाइन दिस वॉर ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश. दे वर फोर्स्ड टू फाइट दिस वॉर ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. ठीक, पहले तो इस वॉर में मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. मोस्टली द यंगस्टर्स ऑफ द फैमिली लॉस्ट देयर लाइफ. हाउसहोल्ड इनकम गॉट डिक्लाइन because in the families there were women, children and old age people. Youngsters lost their life. Mostly youngsters की death हुई थी. पहले आप सुन लो, then you will write. In this war, Britain suffered heavy losses. इस वार में यूके को बहुत लॉस हुई. You know it well ना कि यूके ब्रिटेन एक ही बात है ना. In this war, यूके suffered heavy losses. ठीक है, चाहे यूके जीता बट उसे लॉस भी हुए. इस वार में यूके को लॉस हुए थे एंड इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ यूके. तो यूके डिड इट्स इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम इंडिया. उसने सारी रिकवरी इंडिया से की. एंड ब्रिटिश इम्पोज्ड वेरियस टैक्सेस ऑन इंडियन पीपल. रेवेन्यूज वर इंक्रीज्ड एंड न्यू टैक्स, इनकम टैक्स वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड. उन्होंने एक नया टैक्स भी लगा दिया, इनकम टैक्स भी लगा दिया. तो इन दिस वे हम कहेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो पुअर होती चली गई ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फिर हम कहेंगे बट इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया दे अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदे हुए थे बिकॉज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्क इन इंडियन इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड एज दे हैड टू मेक वार रिलेटेड गुड्स. ठीक है, उनको वार रिलेटेड गुड्स बनानी थी. तो दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग दिस वॉर. इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदे हुए थे इस वार में. ठीक है, तो इस वजह से आप मिक्स्ड आंसर दोगे. कईयों को लॉस हुए, कई फायदे किसको हुए? इंडस्ट्रियलिस्ट. बिकॉज
इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको वार रिलेटेड गुड्स बनानी थी, दैट्स व्हाई वर्क इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज एंड इंडस्ट्रियलिस्ट अर्न ह्यूज प्रॉफिट। नो डाउट आफ्टर वार वर्क इंडस्ट्रीज जो थी वो शट डाउन होगी, क्योंकि आफ्टर वार रिलेटेड गुड्स की अब डिमांड नहीं थी मार्केट में, तो इस वजह से अब वार रिलेटेड गुड्स नहीं बिक रही थी, तो इंडस्ट्री शट डाउन भी हुई थी, बट वार के दिनों में उन्हें फायदे हुए थे। तो हियर यू विल राइट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडिया। तो इसमें आप बताओगे व्हाट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिड फर्स्ट वर्ल्ड वार हैव ऑन इंडिया। तो इसमें आप सबसे पहले तो ये बताओगे कि इंडिया फोर्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार, Indians fought the First World War on the behalf of the British because India was the colony of the British. यही बताओगे ना सबसे पहले तो, Indians fought this First World War on the behalf of the British because India was the colony of the British. इंडिया ने ये फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी on the behalf of British because India was the colony of British. ब्रिटिश फोर्स्ड, थोड़ा सा बड़ा बनेगा बट इजी रहेगा ये आंसर, ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियन पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू ज्वाइन द आर्मी। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एंड मोस्टली दे वर यंगस्टर्स। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एंड मोस्टली दे वर यंगस्टर्स, वो सारे यंगस्टर्स थे। सो हाउसहोल्ड इनकम गॉट डिक्लाइंड, हाउसहोल्ड इनकम डाउन चली गई थी एज देयर वर ओनली वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल एट होम। India fought this war on the behalf of the British because India was the colony of British. British forced Indian peasants and workers to join the army. Many people lost their life in this war and mostly they were, कौन थे वो? Youngsters. So household income got declined as there were only women, children, old age people at home. घरों में कमाने वाले नहीं थे ना, घरों में यही लोग बचे थे। नेक्स्ट फिर आप बता दोगे, इन दिस वार ब्रिटिश सफर्ड हैवी लॉसेस। ब्रिटेन को भी वार होगी तो सबको लॉस होंगे, चाहे कंट्री जीत रही है चाहे हार रही है, लॉस तो सबको हुए थे। इन दिस वार ब्रिटिश सफर्ड हैवी लॉसेस एंड दे डिड देयर इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम इंडिया। उन्होंने अपनी सारी रिकवरी, क्योंकि इंडिया तो कॉलोनी थी, एक स्लेव कंट्री थी। इन दिस वार ब्रिटिश सफर्ड हैवी लॉसेस एंड दे डिड देयर इकोनॉमिक रिकवरी। उन्होंने कहां से की अपनी सारी रिकवरी? इंडिया से, क्योंकि इंडियंस तो स्लेव्स थे। एंड दे डिड देयर इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिश इंक्रीज्ड टैक्सेस ऑन इंडियन पीपल। उन्होंने इंडियंस पे क्या बढ़ा दिए? टैक्सेस। They increased revenue rates. उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। They increased revenue rates. They introduced income tax. उन्होंने इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ब्रिटिश ने टैक्सेस बढ़ाए, रेवेन्यू रेट्स बढ़ा दिए। They introduced income tax. इनकम टैक्स भी बढ़ा दिए, इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया। They introduced income tax. अब आप अपने आप बताओ कि इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की क्या होती चली गई ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार? पुअर। साथ में आप बता दोगे, इन दिस वार वर्क इन इंडियन इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड। आप पॉजिटिव भी बताओगे, during the first world war work in Indian industries increased. वार के दिनों में कहां पे काम बढ़ गया? इंडियन इंडस्ट्रीज में, because industries had to make war related goods. during war के दिनों में work in Indian industries increased as industries had to make, क्या बनाना था इंडस्ट्रीज ने? war related goods. ठीक है,
सो इंडस्ट्रियलिस्ट अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदे हुए, बट आफ्टर वार डिमांड ऑफ वार रिलेटेड गुड्स केम डाउन एंड इंडस्ट्रीज शट डाउन। वार के दिनों में तो फायदे हुए, बट बाद में, बट आफ्टर वार डिमांड ऑफ वार रिलेटेड गुड्स क्या हो गई, डाउन चली गई, एंड इंडस्ट्रीज शट डाउन, इंडस्ट्रीज बंद हो गई। वार के दिनों में नो डाउट उन्हें प्रॉफिट हुए, बट आफ्टर वार, अब वार के बाद उन्हें वार रिलेटेड गुड्स नहीं चाहिए थी। आफ्टर वार रिलेटेड डिमांड ऑफ वार रिलेटेड गुड्स केम डाउन, सो इंडस्ट्रीज शट डाउन, इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी। इसमें मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक कंडीशन बतानी है ना अपनी इंडिया की। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़े, बैड इम्पैक्ट पड़े फर्स्ट वर्ल्ड वार के। सबसे पहले तो आप यही बताओगे बैड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड बैड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के इंडिया के ऊपर बैड इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़े। India fought this war on the behalf of the British. India was the colony of the British. British forced Indian peasants and workers to join the army. Many people lost their life. Mostly they were youngsters. Household income came down as there were only women, children, old age people at home. After war, in this war, British suffered heavy losses and they increased taxes on Indian people. They did their recovery from India and increased taxes on Indian people. They increased revenue rates. उन्होंने peasants के ऊपर revenue rates बढ़ा दिए. They introduced income tax. उन्होंने income tax introduce कर दिया. ठीक है? तो India was economically exploited by the British. India was economically exploited by the British. British ने इंडिया को economically exploit किया था. ठीक है, फिर आप बताओगे ड्यूरिंग वार वर्क इन इंडियन इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड बिकॉज इंडस्ट्रीज हैड टू मेक वार रिलेटेड गुड्स एंड दे अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स, बट आफ्टर वार डिमांड ऑफ वार रिलेटेड गुड्स केम डाउन एंड इंडस्ट्रीज शट डाउन। अब समझ आई इसमें क्या लिखना चाहते हैं हम। सबसे पहले तो हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें वार में इंडिया की कोई एनमिटी नहीं थी, बट फिर भी इंडिया ने ब्रिटिश के बिहाफ पे पार्ट लिया और मरने वाले मोस्टली यंगस्टर थे। घरों की इनकम डाउन जा चुकी थी, कमाने वाला ही कोई नहीं था घरों में। फिर हमने बताया कि ब्रिटिश को बहुत लॉस हुआ इस वार में, ब्रिटिश को खुद को लॉस हुआ था और ब्रिटिश ने सारी रिकवरी कहाँ से कर ली, इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो उनकी कॉलोनी थी। तो उन्होंने सारा, क्योंकि इंडिया दोस डेज इंडिया जो था वो गोल्डन स्पैरो भी तो रहा है ना कहीं किसी टाइम। तो ब्रिटिश ने सारी इकोनॉमिक रिकवरी इंडिया से की। अब उन्होंने इंडियंस के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, उन्होंने उनके रेवेन्यू रेट्स बढ़ा दिए। नया टैक्स एक इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट वाज इनकम टैक्स। उन दिनों नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, इनकम टैक्स। तो उन्होंने तो अपनी रिकवरी इंडिया से कर लिया। वर्स्ट सफरर कौन होते चले गए, इंडियंस की कंडीशन पुअर होती चली गई। इंडियंस वर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश। देखो इंडियंस को उन्होंने इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया, नॉट ओनली सोशली, इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। फिर हम कहेंगे नो डाउट इस वार में इंडस्ट्रीज को फायदे भी हुए थे, क्योंकि वार रिलेटेड गुड्स बन रही थी। कैसी वाली गुड्स, शूज बन रहे थे, बेल्ट्स बन रही थी, ठीक है, तो ऐसे वाली गुड्स बन रही थी वार रिलेटेड गुड्स। ठीक, यूनिफॉर्म्स बन रही थी सोल्जर्स की, तो वार रिलेटेड गुड्स उन दिनों बन रही थी इंडस्ट्रीज में। तो वर्क इन इंडियन इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड, इंडस्ट्रीज को नो डाउट फायदे हुए, बट आफ्टर वार, अब वार के बाद क्या ये जरूरत थी इन चीजों की? अब तो उन चीजों की डिमांड ही नहीं थी जो वार रिलेटेड गुड्स थी। तो डिमांड ऑफ दीज गुड्स केम डाउन, वार रिलेटेड गुड्स की तो अब डिमांड ही नहीं थी, तो इंडस्ट्रीज शट डाउन। अब इंडस्ट्रीज जो पहले प्रॉफिट में थी वो भी बंद हो चुकी थी। इज इट क्लियर? इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ दिस फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर नो डाउट थोड़ा बड़ा है, बट आपको इजी भी लगेगा कि कैसे कैसे ब्रिटिश ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। कहाँ तो कहाँ प्रॉमिस किया था कि वो इंडिया में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे चले और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लेके आएंगे, बट आफ्टर वार वो तो और स्ट्रिक्ट हो गए, उन्होंने तो और टैक्सेस लगा दिए। तो आपको पता है ब्रिटेन को बहुत लॉस हुआ था इस वार में। ब्रिटेन जो था उसने पहले तो अपनी इकोनॉमिक रिकवरी इंडिया से की और फिर उसने ब्रिटेन ने कर्जा लिया यूएसए से कर्जा लिया था ब्रिटेन ने इस वार के बाद, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन को बहुत लॉस हुआ था।
इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और ब्रिटेन ने मोस्टली अपनी रिकवरी इंडिया से कर ली थी। इंडिया से अपना सारा उसने जो लॉस वहां से हुआ, जैसे नुकसान कहीं पे और हो जाए और भरपाई कहीं और से कर लो, ब्रिटेन ने ऐसे किया था। उन्होंने सारा रिकवर जो अपना पैसा था ना, वो सारा इंडियन से कर लिया। लड़ाई तो वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं और पैसे की रिकवरी इंडिया से करनी है। वाई फ्रॉम इंडिया? बिकॉज इंडिया वाज देयर कॉलोनी। इंडियन स्लेव्स थे उनके अंडर। ठीक है, नेक्स्ट, what did Muslim League resolution of 1940 ask for? अब इस रेजोल्यूशन में, yesterday I have read about the resolution of 1940, मैंने अभी कल ही पढ़ा था। इसमें उन्होंने क्या मांगा था मुस्लिम्स ने? उन्होंने अपने लिए इंडिपेंडेंट स्टेट्स मांगी थी। कौन से एरियाज में? नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री में इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट्स मांगी थी। कौन से एरियाज में? नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द कंट्री। इस रेजोल्यूशन में वो कहते बिल्कुल भी मेंशन नहीं था किसके बारे में? ना तो पार्टीशन के बारे में और ना ही पाकिस्तान नेम मेंशन था। इन दिस रेजोल्यूशन आप कहोगे दिस रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और द नेम पाकिस्तान। इसमें ना तो पाकिस्तान वर्ड मेंशन था, ना ही पार्टीशन वर्ड मेंशन था। ये जो रेजोल्यूशन था, ये तो सिर्फ ब्रिटिश के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट्स मांग रहा था। किन एरियाज में? इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। इज इट क्लियर? अब आप इसको कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका था कि इंडियंस डिससेटिस्फाइड थे। वो 10 इयर्स आपको दिए हुए हैं 1870 से लेके 1880 तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन आर्म्स एक्ट, आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे कि इंडियंस आर्म्स नहीं रख सकते थे, ब्रिटिश रख सकते थे बट इंडियंस नहीं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ ना एक हिसाब से, कि ब्रिटिश आर्म्स रख सकते हैं बट इंडियंस नहीं। ठीक, फिर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, कि जितनी भी न्यूज़पेपर्स कॉमन लैंग्वेजेस में छपेंगे ना, वो ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ब्रिटिश को तो पढ़ने आते ही नहीं थे। तो उन्होंने एक डर रखा हुआ था कि जितने भी कॉमन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर है ना, वो हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं लिखेंगे। ब्रिटिश ने एक्सपर्ट्स रखे हुए थे जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को पढ़ते थे और ब्रिटिश को बताते थे कि इसने आपके अगेंस्ट लिखा है। तो वो इस वजह से उन पे नजर रखते थे वर्नैकुलर लैंग्वेजेस पे। ब्रिटिश को कहाँ बंगाली आती थी, या ब्रिटिश को कौन सी कन्नड़ आती थी, गुजराती आती थी? उनको तो कोई हिंदी भी नहीं आती थी। तो जो लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर थे ना, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो ब्रिटिश ने एक्सपर्ट रखे हुए थे और वो उन्हें बताते थे कि इस न्यूज़पेपर ने आपके बारे में, आपके अगेंस्ट लिखा है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश ने कहा था कि कोई भी न्यूज़पेपर उनके अगेंस्ट नहीं लिखेगा। अगर कोई लिखेगा तो उसकी मशीनरी छीन ली जाएगी और उसकी प्रेस बंद कर दी जाएगी। इल्बिट बिल एक हिसाब से क्वालिटी लेके आया। अब इस बिल के अकॉर्डिंग क्या था कि इंडियन जजेस की कोर्ट में यूरोपियंस एंड ब्रिटिश के केसेस जाने शुरू हो गए थे। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इससे क्वालिटी आई, इंडियन जजेस भी अब ब्रिटिश के केसेस को हैंडल कर सकते थे। बट ब्रिटिश ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो इंडियन जजेस को इंफीरियर मानते थे। वो कहते थे कि हम सुपीरियर है, तो हम इंडियन जजेस की कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो दैट्स व्हाई दे रिफ्यूज्ड। अब उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि सिलबिट बिल को वापस लो, एंड गवर्नमेंट हैड टू टेक बैक दिस बिल। गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा, एंड विद दिस शोड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ना वापस लेती तो हो सकता है क्वालिटी रहती, पर गवर्नमेंट ने अपने लोगों की बात सुनी और इसको वापस लिया। और इट मीन्स गवर्नमेंट ने लोगों में डिस्क्रिमिनेट किया। ठीक है, तो इसीलिए लोग ब्रिटिश से खुश नहीं थे। तो आपने इस वे से इस क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर, किसके लिए उसने आवाज उठाई? आपने कहना है एंटायर पीपल, सब लोगों के लिए, एंटायर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबके लिए उसने आवाज उठाई थी। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको के बैड इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़े फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। इंडिया, आप बताओ कि इंडिया कॉलोनी थी, तो ब्रिटिश ने इंडियंस को इस वार में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया। ठीक, अब पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैं, देखो उनको तो वार लड़नी भी नहीं आती थी, तो दे लॉस देयर लाइफ, और मरने वाले यंगस्टर्स थे। ठीक है, तो इस वार के कारण घरों की इनकम डाउन गई। फिर आप बताओगे कि ब्रिटिश डिड देयर इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम इंडिया, उन्होंने सारी भरपाई इंडिया से की, उन्होंने टैक्सेस लगाए, उन्होंने रेवेन्यू रेट्स बढ़ा दिया। आप एक मिनट इमेजिन करो कि फार्मर तो थे ही नहीं,
पीजेंट्स वेंट टू फाइट वार, तो इधर पीछे से क्रॉप्स कौन देख रही थी? वुमेन। और अगर क्रॉप्स फेल भी हुई, उन दिनों आपको पता है 2 फेमाइन्स भी आए थे इंडिया में, उन दिनों 2 फेमाइन्स भी आए थे इंडिया में, एंड 13 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। इंडिया को भगवान की तरफ से भी उन दिनों मार पड़ी कि इंडिया में 2 फेमाइन्स भी आए थे। और ब्रिटिश कभी भी, इतनी पुअर कंडीशन थी लोगों की, ब्रिटिश रेवेन्यू भी नहीं रिमिट करते होते थे। इंडियंस ने तब कहा था कि, पीजेंट्स ने कहा था कि हमारे रेवेन्यू माफ कर दो, बट ब्रिटिश नेवर। आप हमेशा याद रखना, कभी भी ब्रिटिश ने, जितने साल वो इंडिया में रहे हैं, दे नेवर रिमिटेड रेवेन्यू, कभी भी रेवेन्यू रिमिट नहीं करते थे। वो कहते थे नहीं देना कोई बात नहीं, अगले साल डबल दो, बट देना तो पड़ेगा। चाहे आपकी क्रॉप्स फेल है, आप चाहे घर बार बेचो, जैसे मर्जी, हमारा रेवेन्यू हमें दे दो। तो इतने स्ट्रिक्ट थे ब्रिटिश। दे डिड देयर रिकवरी फ्रॉम इंडिया, सारा कुछ उन्होंने इंडिया से अपना पूरा कर लिया, तभी वो डेवलप्ड नेशन है, वी आर स्टिल डेवलपिंग। कहाँ गया हमारा वेल्थ? अवर वेल्थ ऑफ इंडिया इज ड्रेन टू ब्रिटेन। कौन ले गया? ब्रिटेन ले गया। तो इट मीन्स ब्रिटिश ने हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। आज की डेट में भी हम लोग भरते हैं इनकम टैक्स, तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के दिनों में, ठीक है। तो नो डाउट इंडस्ट्रीज को फायदे हुए, क्योंकि वार रिलेटेड गुड्स बननी थी, बट आफ्टर वार उनका भी बुरा हाल हो गया। ऐसा क्या हुआ? वार रिलेटेड गुड्स की तो अब डिमांड ही नहीं थी मार्केट में, वार तो खत्म हो चुकी थी, तब इंडस्ट्रीज भी क्या हो चुकी थी? बंद। तो जिनको थोड़े से प्रॉफिट हुए वो भी लॉस में एंड में चले गए। जिनको अगर वर्कर्स को काम मिले थे इंडस्ट्रीज में, वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या हो चुकी थी? शट डाउन। नो, इज इट क्लियर? तो आज अभी इतना ही करते हैं। फिर मुस्लिम लीग, हाँ जी, मुस्लिम लीग में आप बताओ कि मुस्लिम लीग जो थी ना, मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940 asked for independent states for Muslims in north, western and eastern areas of the country. This resolution did not mention, इस रेजोल्यूशन में did not mention partition and the name of Pakistan. This resolution did not mention the partition and the name of Pakistan. आज आपने बच्चे सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन तक क्वेश्चंस करने हैं, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इज इट क्लियर?